हेलो एंड वेलकम टू वी विनर्स एज। और आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को इनफैक्ट डॉक्टर गोपाल कृष्ण द्विवेदी, जो शुरुआत में अभी हम बात करेंगे, जहां पर सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वही मेरा पहला इंटरव्यू था और सर ने ही मेरा कॉलेज में पहला इंटरव्यू लेकर के मुझे सिलेक्ट किया था। तो मेरे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि आज सर ने हमारे चैनल को इंटरव्यू देना स्वीकार किया है। और आप लोगों को भी जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितना अच्छा मैंने सोचा कि सर को मैं लाया हूं हमारे पहले इंटरव्यू के लिए। मैंने करियर सीरीज में आपसे बताया था कि मैं जो है एक्सपर्ट्स को लाऊंगा आपसे बात करने के लिए। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर गोपाल कृष्ण द्विवेदी। सर ग्राफिक ईरा यूनिवर्सिटी देहरादून में प्रोफेसर हैं, इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स के, और बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। अब मैंने सर के साथ काफी समय तक काम किया है, लेकिन सर का करियर मेरे करियर से भी बहुत लंबा है। बेहतर यह है कि सर खुद ही अपने बारे में थोड़ा आपको बताएं। तो सर प्लीज आप अगर हो सके तो थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। थैंक यू डॉक्टर रजनीश। आपसे बात करना हमेशा सुखद रहा और प्रेरणास्पद रहा। As you have already told, I would like to share with my audience that I am Gopal Krishna Dwivedi, and presently I am working with Graphic Era University Dehradun as Professor of English and Soft Skills. I am BSc with Biology, MA in Hindi, MA in English, PhD in English, and I have earned a gold medal from IIT Kanpur for a course on enhancing soft skills and personality. I am a certified trainer from IIT Roorkee. I have also been certified by the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA for a course on English for career development. For last 22 years, I have been there in teaching and training. I have trained senior police officers, judicial officers, and even people from other corporate and government organizations. So this journey has been wonderful, and I hope that this session also would be wonderful today. I'm quite sure that the session is going to be wonderful, and that's why I'm launching directly onto the first question. न दाएं बात करें न बाएं बात करें, सीधे बात करें जैसे आप किया करते हैं। तो जी पहला प्रश्न सीधा यही है कि बीए, एमए, पीएचडी इंग्लिश डिपार्टमेंट में इसी तरह की डिग्रियां हुआ करती हैं। कुछ डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स भी हुआ करते हैं। जनरली मैं जिनको पढ़ाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बीए इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं। पास कोर्स हैं, ऑनर्स डिपार्टमेंट में भी होते हैं। तो बीए इंग्लिश के स्टूडेंट्स में सर, जो बीए में करने के लिए आ रहा है बच्चा, उसको एकदम क्लैरिटी नहीं होती है कि बीए इंग्लिश करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे अवेलेबल होंगी, और पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ बीए इंग्लिश के बेसिस पर उनको किस तरह से जॉब मिलेगी या मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आप सर थोड़ा बताएं इस बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये संयोग है कि मैं भी बीए इंग्लिश ऑनर्स के क्लासेस आजकल ले रहा हूँ, बीए साइकोलॉजी, बीए पॉलिटिकल साइंस, लेकिन बीए इंग्लिश ऑनर्स भी पढ़ा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज योर विजन, व्हाई आर यू डूइंग बीए इंग्लिश, तो बहुत सारे शांत हो जाते हैं, बहुत सारे परप्लेक्स हो जाते हैं और दिखता है कि ये श्योर नहीं। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन की सीधी रिप्लाई देने की कोशिश करूँ, तो मैं बोलूंगा अगर अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं कि किन किन जॉब्स में ये स्टूडेंट्स जा सकते हैं, तो मैं उन्हें दो में स्प्लिट कर देता हूँ जो कोई भी आदमी करेगा, एक सरकारी और एक प्राइवेट। तो शुरुआत छोटी चीज से करते हैं कि प्राइवेट में अगर बीए इंग्लिश ही किया और हमें जॉब करनी ही करनी है, तो एक बहुत सरल ऑप्शन है कि आप ट्रेनर बन सकते हो। तो अगर आपका बीए इंग्लिश है और आप अंग्रेजी अच्छी जानते हैं और इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेते हैं, तो ट्रेनर बनने के लिए आपके लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत अच्छी कमाई इस प्रोफेशन में है। मैंने ये देखा है कि एक बार एज ए ट्रेनर जब आप स्टैब्लिश हो जाते हो, फिर लोग ये पूछते हैं कि आपने किन किन ब्रांड्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाए हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग कराई है। देन पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड वेदर यू आर पीएचडी और यू आर एमए इंग्लिश और यू आर नॉट। तो वो आपके जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उन पे फोकस करते हैं और आपके क्लाइंटेल पे फोकस करते हैं कि आपने किस किस को पहले करवाया है। तो आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन सकते हो, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पीडीपी ट्रेनर बन सकते हो। आपकी अगर स्पोकन इंग्लिश गजब की है और आपके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी अपनी एक शैली है, तो आप एक स्पोकन इंग्लिश के ट्रेनर बन सकते हो। तो ये तो पहली अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट में। इसके अलावा कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, और उसमें भी छोटी सैलरी से लेकर बड़ी सैलरी तक के ब्रैकेट होते हैं। बाद में टीम लीडर बन जाते हैं जो लोग सीनियर हो जाते हैं। जो बीए इंग्लिश कर रहा है, मैं बार बार ये चीज बोलूंगा कि उसका कहीं ना कहीं इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश पे कमांड है, इसलिए वो इस फील्ड में है। तो जिसकी इंग्लिश ठीक है, वो एक अच्छे ब्रांड के कॉल सेंटर में अगर ज्वाइन करता है तो वो भी एक अच्छा जॉब है। तीसरा,
आपने देखा होगा होटल्स होते हैं, तो वो जो होटल्स में रिसेप्शन का जो फ्रंट ऑफिस का जॉब होता है, उसमें जनरली वो लोग आते हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए होते हैं। लेकिन अगर मैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, कॉरपोरेट की बात करूं, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो उनमें जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स होते हैं, उनको इसी प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि उनकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है कि नहीं, और वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं कि नहीं। तो वहां पे भी मुझे लगता है कि ये करियर ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। और सबसे सरल, कि आप किसी अच्छे रेपुटेड स्कूल में इंग्लिश के टीचर हो सकते हैं। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि बीए इंग्लिश वाला स्कूल में टीचर हो सकता है, तो जो सामान्य जागरूक नागरिक होगा वो बोलेगा नहीं नहीं, स्कूल में तो बीएड लगता है और प्रोफेशनल कॉलेजेस में पीएचडी लगती है। तो मेरा अपना अनुभव है, और कुछ चीजें फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, आज तो ये औपचारिक अनौपचारिक चर्चा है तो मैं बोल पा रहा हूँ कि एंट्री लेवल पे मुझे नहीं लगता आज भी इंडिया में इतनी प्रॉब्लम है। स्कूल्स में बच्चे हैं और उनको इंग्लिश के अच्छे टीचर्स चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और वहां के डेमो में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो आपको रख लेते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि देखना आप बीएड भी कर लेना साथ में, क्योंकि स्कूल का करियर फ्लरिश तभी करेगा जब आप बीएड करोगे, लेकिन एंट्री हो जाती है। तो बीए इंग्लिश वाले भी एक अच्छे स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं, सेल्स और मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। हालांकि जो बहुत टॉप कॉर्पोरेट हैं, रेपुटेड हैं, वो एमबीए प्रेफर करेंगे और दूसरे कोर्सेज प्रेफर करेंगे। लेकिन जो बीए किए हुए लोग हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं इंग्लिश के साथ, उनको भी उनके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ये मौके मिलते हैं, बशर्ते आपका वो फ्लेयर हो, आपको चीज़ों की मार्केटिंग पसंद हो, सेल्स पसंद हो, फील्ड में जाना पसंद हो, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद हो। और जो सबसे यूनिक है, जो मेरे दिमाग में कहीं चलता रहता है, कि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मैं सच बताऊं, अपने स्टूडेंट्स के साथ बातें करते करते, एक्सप्लोर करते करते, मैं एक बहुत बड़े शहर के एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचा जहां पे आइल्स की कोचिंग दी जाती है। IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, आइल्स सब लोग जानते हैं कि अब्रॉड जाना तो आइल्स करना है। तो वो जो बंदा, जो ओनर था, उसकी इंग्लिश ओके ओके थी, लेकिन वो ओनर था और उसने 8 या 10 ट्रेनर रखे हुए थे और सिस्टमेटिक तरीके से उस इंस्टीट्यूट को मैनेज किया हुआ था। एक कैंडिडेट की फीस 2 महीने के कोर्स की 15,000 रुपए थी। तो एक महीना 6,000 रुपए। अगर एक बैच में 10 बच्चे भी हैं तो 60,000 रुपए पर मंथ, 1 आवर। और अगर 10 बैच भी आपने सुबह से रात तक लगा दिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग कितनी लाखों में उसकी सैलरी होगी। तो वो भी बीए इंग्लिश करके भी, क्यों? क्योंकि बीए इंग्लिश करते करते इंग्लिश पे आपका ठीक ठाक कमांड हो जाता है, अंग्रेजी बोलना जाता है, लोगों की क्वालिटी को आप जज करना सीख जाते हो। आप बड़े आराम से एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू करके उसको बड़े स्तर तक ले जा सकते हो। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग का एक नया स्कोप है आजकल, कोई कंटेंट राइटर्स चाहिए। वो जब आप मोबाइल चलाते हो और उसमें देखते हो ना कि आप इस तरह की आने लगी हैं ट्रेनें, ये ट्रेन बंद हो गई है, आईएएस में इस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो कुछ बड़े छोटे स्तर के भी कंटेंट आ जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े सुपीरियर और स्टैंडर्ड कंटेंट भी होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रोज कुछ ना कुछ डिलीवर करते हैं, उनको लिखने वाले लोग चाहिए। ये जो स्टोरीज आप रोज पढ़ रहे हो, कभी आपने सोचा है कोई ना कोई तो इनको लिख रहा है ना? तो वो कंटेंट राइटिंग का भी एक एरिया है जो बीए इंग्लिश के बाद आप तुरंत एक्सेप्टेबल हो और आप उसमें आ सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर की एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई है जब से मोबाइल लोगों के हाथ में आया है। मैं जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके आया, कॉलेजेस में और ऑर्गेनाइजेशंस में तो और ज्यादा, वहां पूरा पूरा एक डेजिग्नेशन है सोशल मीडिया मैनेजर का। उस बंदे का काम यही है, कंटेंट थोड़ा सा लिखना, उसको पब्लिश करना और अच्छी इंग्लिश में, एरर फ्री इंग्लिश में पब्लिश करना। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। मेरे क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आगे कैट का सोच रहे हैं। तो बीए इंग्लिश के बाद अगर आपकी और एम्बिशन है, आप एमबीए के लिए जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ कैट। ये तो प्राइवेट की बात हो गई। गवर्नमेंट में आपको भी पता है बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एसएससी जॉब्स के लिए जा सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जॉब्स के लिए जा सकते हो। यूपीएससी में क्या चाहिए? ग्रेजुएशन ही तो चाहिए। मैंने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे देखे हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं और आईएएस में उनका सिलेक्शन हुआ। तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, वो पूरी सीरीज है अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो। और ये आपको पता है कि आईएएस में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब मसूरी में आपकी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जेएनयू का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अपने आप मिल जाती है। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन अपने आप हो जाता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जेएनयू से
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। तो यूपीएससी एक ऑप्शन है। इंडियन रेलवेज में बहुत सारे जॉब्स हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। डिफेंस सर्विसेज में आप जा सकते हो। स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विसेज हैं, पीसीएस है, पीपीएस है, उसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स हैं, बैंक पीओ का एग्जाम है, और क्लरिकल तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन हालांकि उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो आप देखो कि बीए इंग्लिश के बाद भी कितने सारे एवेन्यूज हमारे लिए खुले हुए हैं सर। सर मैं मैं सोच रहा था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया, मतलब इसके बाद मेरा 1 सेकंड का गैप हो गया। मैं सोच ये रहा था कि सर आप भी सच सच बताइएगा कि आपको और हमको हमारे बीए या बीएससी के स्टेज पर किसी ने इतना बताया था क्या? कुछ हम लोग को पता था ऐसा कुछ? मुझे बिल्कुल तो नहीं ऐसा पता था याद सर। नहीं आ रहा है कि इस तरह बिल्कुल से नहीं कोई पता खोल करके बता रहा था। था। जी। हम लोग तो जी। खोजते खोजते अपना रास्ता किसी तरह से आ गए। लेकिन ये देखिए कि हमारे जूनियर्स को और हम स्टूडेंट्स को आप जैसे लोग मिल रहे हैं जो इतना ओपनली ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन, इससे अलाइड क्वेश्चन सर एक और है, जो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन है, आप मान लीजिए। वो पूछते हैं कि सर हम बीए इंग्लिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों में बीए कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश में जो बीए हम कर रहे हैं, मतलब इस तरह से बार्गेनिंग टाइप का मामला हो गया कि सर हमने जो अंग्रेजी खरीदा है, तो इससे हमको दूसरों के ऊपर कोई एडवांटेज है कि ऐसे ही ले लिया, फंस गए हम? क्योंकि वो लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉल साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी आंसर लिख पाते हैं, हिंदी में भी उनका पेपर आता है, 2 भाषाओं में पेपर आता है। हम पूरा अंग्रेजी अंग्रेजी में 3 साल कष्ट में रहते हैं, तो ये 3 साल के कष्ट का क्या कोई एडवांटेज है सर उनको? जी बिल्कुल। इसे मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि मेरे होम टाउन के एक सोशल मीडिया ग्रुप में मेरे बहुत सारे प्रोफेसर्स और कोलीग्स उसमें जुड़े हैं, लगभग 100 के आसपास। हिंदी दिवस का दिन था 14 सितंबर का। मेरी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी पे मुझे बहुत गर्व है। उन लोगों ने उस दिन लिखना शुरू किया कि हिंदी ये, हिंदी वो, इंग्लिश हटाओ, इंग्लिश को किनारे करो, अंग्रेजों से गुलामी ले ली। तो मैंने उसमें केवल एक चीज लिखी कि सर, हम सब लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एक से अधिक भाषाओं को जानने में तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि हिंदी के लिए हमारा जो समर्पण है वो हमेशा जारी रहेगा। तो इस मेरे रिप्लाई का कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि फैक्ट ये था कि सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो एडवांटेज है इंग्लिश पढ़ने का। एक चीज है कि आप बाहर जाके किसी भी दूसरी भाषा का नाम लो। मैं तो हमेशा दुनिया की सोचता हूँ, मैं कभी छोटी चीजें सोचता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा ग्लोब रहता है। तो अगर आपका एक्सपोजर भी ग्लोबल होने वाला है, तो दूसरी भाषाओं को लोग दुनिया में रिकॉग्नाइज करें या ना करें, इंग्लिश को हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने तर्क हैं, दलीलें हैं, लेकिन करते हैं। एक चीज और है कि जैसे ही आप इंग्लिश शब्द जोड़ देते हो, तो आपको जो इम्पोर्टेंस है वो अलग से बिल्कुल दिखाई देने लगती है। तो आई वुड से कि डेफिनेटली जब आप एमए इंग्लिश से करते हो या बीए इंग्लिश से करते हो, तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। क्यों? जैसे ही आप बोलते हो कि आप बीए पॉलिटिकल साइंस हो या बीए साइकोलॉजी हो, तो पीपल में डाउट, यू मे बी गुड एट इंग्लिश, यू मे नॉट बी गुड एट इंग्लिश, बट वेन यू से दैट यू आर बीए इन इंग्लिश, तो लोगों को तुरंत ये भरोसा होता है कि भाई इसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, इसको अंग्रेजी समझ में आती होगी, और ये अंग्रेजी में एक बेसिक लेवल पे तो है, इसको बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि आपका बीए इंग्लिश इस बात का गवाह है कि आप में इंटरेस्ट है इंग्लिश के प्रति, इस बात का गवाह है कि आप में अच्छा कमांड भी है अंग्रेजी के ऊपर, और ये चीज आपको आगे ले जाती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है एक ग्लोबल करियर के लिए। तो मैं फिर बोलूंगा कि जिन लोगों को अब्रॉड जाना है, बाहर जाना है, दुनिया डली है, तो क्यों हम एक शहर में, एक गांव में सिमट के रहें? तो बाहर जाने के लिए फिर से आपको वो क्वालिफाइंग एग्जाम करना होता है। कुछ लोग आइल्स करते हैं, कुछ लोग टफल करते हैं। तो अगर वो एग्जाम भी क्वालिफाई करना होता है, तो किसको एडवांटेज होता है? जिसने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ रखी है, ऐसे वैसे कैसे भी, राइट? तो मैं बोलूंगा कि ये डेफिनेटली बहुत एडवांटेज वाला कोर्स है, बशर्ते आप एक नजर हमेशा बना के रखो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। सर एडवांटेज और ये जो नजर बढ़ाने की बात है, इससे मुझे एक और चीज याद आई कि ये जो नजर कैसे बनाई जाए और क्या क्या खास चीजें ध्यान में रखनी है। जो बीए 3 साल का, मतलब 6 सेमेस्टर का होता है, अब तो 4 साल वाली बीए भी आ गए, लेकिन अभी जो पीछे से स्टूडेंट हमारे आ रहे हैं जिनको तुरंत जॉब की सलाह की जरूरत है, ये वो स्टूडेंट हैं जो कि 3 साल वाले सिस्टम में है। तो जो हमारे 3 साल के सिस्टम के स्टूडेंट हैं, वो अपने 3 साल में, मतलब 6 सेमेस्टर में, किस तरह से और कैसे अपने आप को तैयार करें।
और कैसी तैयारी करें कि जैसे जिन जो जो मार्केट आपने बताए हैं, जो जो सेक्टर आपने बताए हैं, उनके लिए वो सबसे प्रोफिशिएंट और स्किलफुल कैंडिडेट्स हों। वैसे उसके लिए उनको बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, अब इसके बाद फिर हम एमए वाले एरिया में चले जाएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल। बीए पर ही लास्ट क्वेश्चन ये मेरा है कि जो हमारे जी, बीए के स्टूडेंट हैं, जो हमारे ऑडियंस में बीए वाले बच्चे हैं, जी, जी, उनको आपकी क्या टिप्स हैं कि वो कैसे पॉइंट वाइज किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या खास तौर पे नजर रखें, वो जी, निगाह रखें जो आप जी, बता रहे थे। जी, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्या हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो क्या हम लोगों को इतने सारे अवेन्यूज पता थे? नहीं पता थे। और ये भाग्यशाली हैं स्टूडेंट्स कि इनके पास इंटरनेट है, चैनल्स हैं। आपने देखा होगा डिवाइस चाहे जो हो, उसका एंटीना हमेशा ऊपर रहता है। इवन घरों में टीवी होती है, एंटीना छत पे रहता है। राइट। तो आज वो चीज खत्म हो गई कि आपको एक्सपोजर नहीं है, पता नहीं है, मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है तो आपको पता ही नहीं चल रहा। आज तो एक बटन आप दबाते हो गूगल की और यूट्यूब की और आपके पास सीधे दुनिया भर से जानकारी आती है, तो आपको बहुत सारा एक्सपोजर है। तो मेरा जो सुझाव है वो उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये कि अपना एंटीना हमेशा ऊंचा रखिए और ये देखिए कि आपकी रीच कहाँ तक हो सकती है। जो कहते हैं, मेरे पास बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन बहुत कहते हैं कि धीरू भाई अंबानी का एक कोट है कि जल्दी सोचो, बड़ा सोचो, दूर की सोचो। तो हमेशा दूर की सोचो और एंटीना ऊपर रखो और देखो कि आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि आप जब पढ़ रहे हो, बीइंग ये बहुत बहुत मेजर फ्लॉ मैं देखता हूं, आप अपना स्टैंडर्ड अपने क्लासमेट्स के हिसाब से सेट मत करो। राइट। वो एक हिंदी में बड़ी खराब कहावत है, सुनने में खराब लगता है, अंधों में काने राजा। तो बाई चांस अगर तुम आपको कंपटीशन नहीं मिला, आपको बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स नहीं मिले और आपके हाईएस्ट मार्क्स उस क्लास में आ रहे हैं एंड यू आर हैप्पी विद दिस क्योंकि मेरे ऊपर कोई नहीं। अरे इस क्लास में आपके ऊपर कोई नहीं है, आप इस क्लास से बाहर निकल के देखो कि कितने सारे लोग आपके ऊपर होंगे। तो आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट करो, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करो। आप अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने गांव, अपने क्लासरूम के स्टैंडर्ड से अपने आप को मैच मत करो। तो ये मेरा सुझाव। बराक ओबामा का वो कोटेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि नो योर एम वेल, नो योर एम वेल, इफ योर एम इज टू फ्लाई हाई विद ईगल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्विमिंग विद डक्स। अपना लक्ष्य पहचानो। अगर आपका लक्ष्य आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का है तो आप बतख के साथ तैरने में अपना समय बर्बाद ना करें। तो पहली चीज ये है कि आप अपना जो स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल रखें। और राइट। दूसरी चीज ये कि को करिकुलर भी जरूरी है। आजकल को करिकुलर में दूसरे तरह के को करिकुलर की बात कर रहा हूँ। आप जब एक प्लेट लेकर के शादी में जाते हो किसी बैंक्वेट में, तो प्लेट लेकर के सोचते हो यार क्या रखूं, ये रखूं कि ये रखूं कि ये रखूं। मेरा कहना है कि कभी अपना रिज्यूमे सामने रख करके देखो और पूछो कि इसमें क्या क्या रखूं, ये रखूं कि ये रखूं कि ये रखूं। आपके रिज्यूमे में कुछ है कि कोई आपको जॉब के लिए रख ले? तो माय सजेशन इज कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होंगे। अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल पे जाना और NPTEL टाइप करना। उसमें आईआईटीज के प्रोफेसर्स के और आईआईटीज के डिजाइन किए हुए कोर्सेज खोलेंगे, 2 महीने के, 2.5 महीने के, 3 महीने के, जिनको बड़े आराम से आप कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास आईआईटी के सर्टिफिकेट्स होंगे, मेडल्स होंगे। तो अगर आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाए कि यू हैव डन सर्टेन कोर्सेज फ्रॉम आईआईटी, विदेश का कोई कोर्स करना है तो कॉर्सेरा नाम का प्लेटफॉर्म है, COURSERA, कॉर्सेरा। तो अगर आप कॉर्सेरा से कोई कोर्स करते हो तो आपके रिज्यूमे में, आपके प्लेटर में बहुत सारी डिशेस हैं। तो यही मेरा बेसिक सुझाव है कि बीए इंग्लिश करते करते आप ये मत सोचो कि आप बहुत छोटे क्लास में हो, आप आगे की सोचो और अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाओ। सर एक अलाइड क्वेश्चन है ये कोर्सेरा का और एनपीटीईएल वाले का, इसमें सर फीस कितनी लगती सर फीस ऑप्शनल है। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। देखिए, एक होता है ज्ञान उपयोगी और एक होता है परीक्षा उपयोगी है? और राइट। एक होता है जीवन उपयोगी, राइट। ज्ञान उपयोगी तो कोई फीस नहीं है, एनपीटीएल में आप अच्छा। पूरा कोर्स कर लो, आपको 1 रुपया नहीं दे। लेकिन आप चाहते हो कि आपको आईआईटी का सर्टिफिकेट मिले, आईआईटी की हम्म। मुहर मिले, तो उसकी 1,000 रुपये फीस है। तो आप अच्छा। जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको 1,000 रुपये दे करके एक सेंटर पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम होगा। और उसके बाद आपका जैसा स्कोर होगा, बड़े आराम से लोग अच्छे स्कोर्स लेकर के आते हैं, मतलब मॉडरेट है, ना बहुत कठिन ना बहुत सरल। तो उसमें फिर आपको 1,000 रुपये देकर के ये आईआईटी वाला सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर आपने ठीक से किया है तो। और कॉर्सेरा की फीस वेरिंग है, वो अच्छा। लगभग 3,000 रुपये से शुरू होती है।
और फिर 3,000, 5,000, 6,000, मतलब ऑन एन एवरेज 3 से 4 हजार के आसपास एक कोर्स की फीस होती है। लेकिन सर वो बहुत स्टैंडर्ड कोर्सेज होते हैं, उनकी बहुत ग्लोबल रेपुटेशन होती है, उसको कहीं से भी कोई भी वैलिडेट कर सकता है, और उसमें एक्चुअल उन्हीं यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है कोर्सेरा के कोर्सेज की सर। सुन के मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे खुद ही उत्साह हो रहा है, सोच रहा हूँ एक दो मैं भी करूँ। बिल्कुल तो सर, स्टूडेंट्स को बिल्कुल। तो बिल्कुल करना चाहिए ही चाहिए। हम्म, स्पेशली सर जब एग्जाम का प्रेशर खत्म हो जाए, सेमेस्टर एग्जाम हो जाए और छुट्टियां सामने आ रही हो, गर्मी छुट्टी तो 1 महीना मिलती ही है, कम से कम 1 डेढ़ महीना, उस समय बिल्कुल प्लान बिल्कुल। भाई आप लोग कर सकते हैं। तो सर अब बीए लेवल के स्टूडेंट से रिलेटेड, बीए से बस ट्रांजिशन हो गया, ये बीए से अब पीजी के बीच का जी समय है। अब ये इनके मन में विचार आ जी रहा है कि भैया एमए इंग्लिश करूं, या कुछ दोस्त उनके एमबीए की तैयारी कर रहे थे पिछले सेमेस्टर से ही, या जी एमबीए वाला काम किया जाए। जी मतलब सेकेंड जी ईयर से पार करते में भी एमबीए का प्रश्न तो आ ही जाता है। और जी नहीं तो जो बहुत पॉपुलर ऑप्शन है कि बीएड किया जाए। अब जी ये एकदम तीन अलग अलग तरह के देश ही हैं, आप मान लीजिए, एक तो एमए जी इंग्लिश का देश है, एक एमबीए देश है, एक बीएड का देश है। अब इनमें से, इन रास्तों से गुजर के, पहला प्रश्न तो ये है कि इनमें से ये तैयारी के क्या तरीके हैं और किसको अपने रिसोर्सेज को देखते हुए कैसी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। और दूसरा फिर इनसे उनके लाइफ में आने वाले समय में जॉब वगैरह के ऑप्शन में क्या अंतर आएगा। बीए इंग्लिश, देन 1 एमए, 2 एमबीए और 3 बीएड, ये तीन तरह की अलग अलग लाइफ में क्या हो जाने वाला है, कुछ इस पे प्रकाश डालें सर। जी जी। जो मेरा अनुभव और ऑब्जर्वेशन है अपनी जिंदगी का और एज ए प्रोफेसर, मैं ये बोलूंगा कि आप पहले अपना गोल और अपना ओरिएंटेशन देखिए कि आपको किस तरफ जाने का मन कर रहा है, और मैं उसे सरल करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज ये कि अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है, आपको प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है, आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है, और आपको एक प्रोफेसर बनना है इंग्लिश का, तो आप एमए इंग्लिश की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, आपको कॉर्पोरेट लाइफ पसंद है और वहां पे जाके आपको जो जिंदगी का है मजा आएगा वो आएगा, देन यू शुड गो फॉर एमबीए। बट मैं एक चीज को बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि ये बहुत दो डिफरेंट माइंडसेट हैं। जैसे हर आदमी इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकता, हर आदमी प्लम्बर नहीं बन सकता, उसी तरह से हर आदमी कॉर्पोरेट के जॉब के लिए सुटेबल नहीं है, और हर आदमी प्रोफेसर नहीं बन सकता। क्यों? मैंने देखा कि एमबीए में वो लोग सक्सेसफुल हैं जिनका नंबर्स पे बहुत अच्छा कमांड है। आप किसी भी स्ट्रीम में एमबीए कर लो, आप मार्केटिंग में कर लो, एचआर में कर लो, फाइनेंस में कर लो, लेकिन यू हैव टू बी गुड एट नंबर्स। कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए, आपको बेसिक फाइनेंस समझ में आनी चाहिए, परसेंटेज समझ में आना चाहिए, अप एंड डाउन कंपनी की ग्रोथ एंड डाउनफॉल समझ में आना चाहिए, देन यू कैन थिंक ऑफ एमबीए। तो बीए इंग्लिश में तो आप बहुत अच्छे थे, स्कोर बड़ा अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे थे, तो आपको लगा यू कैन गो फॉर एमबीए। तो एमबीए में भला आपको मौका भी मिल गया और आप आगे भी बढ़ गए, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड एट नंबर्स, देन यू शुड गिव इट अ सेकंड थॉट एंड यू शुड थिंक अबाउट सम अदर ऑप्शंस। लेकिन अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, प्रोफेसर बनना है, या कंटेंट राइटर बनना है, या पब्लिशिंग हाउसेस को ज्वाइन करना है, देन यू शुड गो फॉर एमए इंग्लिश। और तीसरी बात आती है बीएड वाली। हम्म। तो मेरा कहना है कि बीएड हैज नेवर बीन अ बैड ऑप्शन। बीएड के बाद सरकारी नौकरी लग जाती है, लोग प्राइमरी स्कूल्स में टीचर हो जाते हैं। बीएड के बाद आप अच्छे रेपुटेड प्राइवेट स्कूल्स में भी हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि किसी भी स्कूल में बिना बीएड के आपकी ग्रोथ नहीं है। तो बीएड कभी बुरा ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन प्लेन बीएड, सीधे बीए के बाद बीएड कौन लेता है? क्योंकि बीए भी ग्रेजुएशन है, बीएड भी ग्रेजुएशन है। और किसी स्कूल में जो 10+2 को पढ़ाता है उसको हम बोलते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, राइट? तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसको एमए बीएड चाहिए। तो वो एमए, तो मेरा कहना है कि एक वन गो में, एक फ्लो में, आप 12 क्लास 12 आपने की 17 साल की उम्र में, उसके बाद 3 साल का बीए किया आपने 20-22 साल की उम्र में, और लगे हाथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो 25 साल में आपकी सारी क्वालिफिकेशन डन है। नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई इन एनी डायरेक्शन। और अगर आपने बीच में पॉज कर दिया और 2 साल हो गए और इसी बहाने घर वालों ने शादी आपकी कर दी और बच्चे हो गए, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन का मुहूर्त नहीं आता है। तो मेरा कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो बिल्कुल मेरे हिसाब से मस्ट है। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट एंड देन यू शुड थिंक अबाउट बीएड। हाँ, अगर आपको बहुत क्लियर स्ट्रीम दिख रहा है कि बीएड करते ही आपका गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है या लग सकता है, तो फिर आप बीएड के बारे में सोच सकते हैं सर। तो सर अब ये हो गया कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से बच्चे ने बीए किया है, और खैर जो जी एमबीए कर रहा है उसको तो आपने बता ही दिया, या बीएड वालों को भी उनका जी ऑप्शन बता ही दिया। अब वो एमए ज्वाइन करना चाहता है,
एमए के बाद जी, प्रोबेबली पीएचडी करेगा या एमए के दौरान ही नेट वगैरह की तैयारी करेगा। तो जी, ये वाला फील्ड ना बहुत ही पर्टिकुलर फील्ड है, और मुझे लगता है कि इस फील्ड को आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर जी, आप अनुमति दें तो ये सेशन मैं बीए स्पेशल सेशन मान करके इसे यहाँ जी, पर खत्म कर दूं, और अब बिल्कुल। पोस्ट बीए सेशन मतलब एमए पीएचडी जेआरएफ नेट वगैरह की बात जो है आपसे अगले जी, सेशन में, आपसे अगली मीटिंग में कर ली जाए। और बीए वाले जी, बच्चों बिल्कुल, के लिए, क्योंकि वो कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, तो हमने बीए की बिल्कुल। सारी बात कर ली, अब इसे यहाँ जी, रोक दिया जाए अगर आपकी अनुमति बिल्कुल। हो तो। और नहीं, बिल्कुल सब सर। मजा तो बहुत आया, अगर मैं आप सही बता रहा हूँ, आप इतने रोचक ढंग से और इतने प्यार से आपने समझाया जैसे कोई अपने ही बच्चों को समझाता है। जी, तो जी, आशा करता हूँ कि हमारे ऑडियंस को अभी समझ में आएगा और इसका यूज वो कर पाएंगे। तो अब हम जी, अगली कड़ी में मिलेंगे, जब हम बीए बिल्कुल। के आगे क्या करने वाले हैं उसके विषय में बात करेंगे। हमारे साथ थे डॉक्टर गोपाल कृष्ण मिश्रा, प्रोफेसर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, और मेरे बहुत ही अनन्य मित्र, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पहले बॉस। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। केवल एक करेक्शन करना चाहूँगा कि गोपाल कृष्ण द्विवेदी नॉट मिश्रा। ओहो सर, वाह, स्लिप कर गया, क्योंकि भाई जैसे आप यस, हैं तो वो होता है बिल्कुल, कभी बिल्कुल, कभी। बिल्कुल, तो भाई बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। गुरुजी डॉक्टर गोपाल कृष्ण द्विवेदी जी, और इनसे हम जी, मिलते रहेंगे कि इनफैक्ट ये तो हमारे साथ हमेशा मेरे साथ सपोर्ट में बने रहे हैं, तो मेरे चैनल के सपोर्ट में भी बने हुए हैं और आपके सपोर्ट में भी बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मिलते हैं अगले सेशन हाँ, में। नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।